यस। तो चिल्ड्रन, अब हम ब्लड के अपने मेन जो हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा ब्लड है ये मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है। और क्या है मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड? है कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लो थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स। वे जो हमारा ब्लड है इट बॉडी में ऑलवेज इन मोशन रहता है, फ्रॉम कहाँ से? हार्ट टू द आर्टरीज एंड बैक थ्रू द वेन। आर्टरीज, हार्ट से क्या होता है? ब्लड इज ऑलवेज मोशन फ्रॉम हार्ट से आर्टरीज से, आर्टरीज की तरफ, एंड वेन्स से बैक थ्रू टू द हार्ट होता है। अब इसका जो कलर होता है वो ब्राइट रेड इन कलर होता है। और जो हमारा एडल्ट में वॉल्यूम होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। और नेचर जो इसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7.3 टू 7.45 के करीब होती है। ना तो ये एसिडिक है और ना ही एल्कलाइन है। 7 इज न्यूट्रल। तो 7 जो इसकी वैल्यू होती है वो हमारी न्यूट्रल कहलाती है। न्यूट्रल वैल्यू, ना तो ये एसिडिक और ना ही एल्कलाइन। ओके, तो न्यूट्रल है 7 पे, क्योंकि 7.3 से 7.45 इसकी पीएच वैल्यू आ रही है। और एक पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है कि ब्लड में रेड कलर होता है। वैसे कहते हैं कि जो ब्लड में प्योर ब्लड जो होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है, और जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है जो कि वेन्स के थ्रू हार्ट में लाया जाता है वो हमारा ब्लूइश कलर का होता है और डार्क रेड कलर का। अब इसके बाद क्या होता है कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या क्या होते हैं। ओके, तो इसमें मैं इधर ही लिखती हूँ, ये है फंक्शंस। ब्लड के फंक्शंस क्या क्या है, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया ही, शुरुआत में ही बोला है कि इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड। पहला है डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट। और वो डाइजेस्टेड फूड क्या है, क्या होंगे? ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। ये डाइजेस्टेड फूड हैं। अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज है एंड ग्लूकोज है, मिनरल्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं। जो वॉटेवर जो भी हमारे क्या है डाइजेस्टेड हुए हमारी बॉडी में, उन सबको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है टू द रेलेवेंट ऑर्गन्स करता है, फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, ट्रांसपोर्ट O2। ओके, ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से टिश्यू की ओर, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और ये टिश्यू तक पहुंचकर ब्रेकअप होकर O2 डिलीवर करता है। अब मैंने जैसे बताया कि ये लंग्स, फ्रॉम लंग्स से टिश्यू की ओर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। अब इस ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये मैंने आपको बताया, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट पिगमेंट। अब जिस समय ये करेगा तो ये ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन से जुड़कर हीमोग्लोबिन, ये एच बी हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ओके, ये हमारा O2 से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। ओके, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। ये हो जाएगा HB.O2 से जुड़ गई। ओके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये क्या होगा? थर्ड स्टेप हमारा होगा फंक्शन इसका, ये टिश्यू से लंग्स की ओर CO2 को ट्रांसफर करता है। अभी तो क्या किया, ये लंग्स से टिश्यू की ओर गया, अब ये
from tissues to lungs. ट्रांसपोर्ट CO2. ओके, तो लंग्स से टिश्यू की ओर क्या किया इसने, O2 को ट्रांसपोर्ट किया, एंड टिश्यू टू लंग्स की ओर क्या किया इसने, CO2 टिश्यूज में, फ्रॉम द टिश्यू टू लंग्स, टिश्यू में जो CO2 बनी वो लंग्स में लेकर के आया। अब करता है, अब क्या बनेगा, क्यों, क्योंकि अभी भी हमारे पास ब्लड है और ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब ये हीमोग्लोबिन CO2 से जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, मैं इसको इधर लिख देती हूँ, Hb प्लस CO2, देन इट विल गिव, क्या देगा ये, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ओके, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा और इसको लिखेंगे हम HbCO2। ओके, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये हमारा तीसरा फंक्शन हो गया। ओके, तीसरा फंक्शन हो गया कार्बो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब फोर्थ वन क्या होगा, मैं इसको रब कर देती हूँ ऊपर वाले पार्ट को। फोर्थ वन, इट ट्रांसपोर्ट excretory material from the tissue to kidney, liver or skin. Fourth one, it transports excretory substance substances to, कहाँ तक लाना है इसको, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक लाना है, फ्रॉम टिश्यू टू, सब्सटेंसेस फ्रॉम टिश्यूज टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ओके, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे एज such as kidney, liver, skin, एक्सेट्रा। ओके, तो टिश्यू से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को लेकर आना है। अब ये हमारा फोर्थ वन हो गया, एंड नाउ फिफ्थ वन क्या होगा हमारा, एक्सक्रीटरी मटेरियल को टिश्यू से किडनी, लिवर और स्किन तक लेके जाना, फ्रॉम वेयर दे कैन एक्सक्रीट इट आउट, क्यों, क्योंकि यहीं से इनका एक्सक्रीशन होके ये आउट हो जाएंगे बॉडी से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा एक्सक्रीटेड होते हैं, सीक्रेटेड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, उनको ब्लड बॉडी के वेरियस पार्ट में सर्कुलेट करता है। टू सर्कुलेट हार्मोन्स। ओके, कहाँ से लेता है ये, एंडोक्राइन ग्लैंड ब्लड में ही क्या करती हैं, सीक्रेशन करके डाल देती है, पोर कर देती है हार्मोन्स को, और ओनली ब्लड जो होता है वही रेलेवेंट ऑर्गन्स तक उन हार्मोन्स को पहुंचाता है। द ब्लड हेल्प इन कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्म, keeping body temperature यूनिफॉर्म मीन्स हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक सा रहता है, अदरवाइज कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। तो ओनली ब्लड इज रेस्पॉन्सिबल टू कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्म बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट। ओके,
तो ये हमारी फंक्शंस हैं ब्लड के हमारी बॉडी में। अब इसके बाद हम इसका कंपोजिशंस को देखेंगे, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ओके, यस चिल्ड्रन, तो अब हम देखेंगे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड। ये ब्लड जो है वो क्या होता है, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ए लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा लिक्विड जो मैट्रिक्स होता है ये प्लाज्मा कहलाता है। इन द सस्पेंडेड सेल्स RBCs, WBC and RBC, WBCs and blood platelets. ओके, इसमें ये सब क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं या घुले हुए होते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है, इट इज ए लाइट येलो कलर्ड एल्कलाइन फ्लूइड। क्या है ये, लाइट येलो एल्कलाइन। ओके, और इसी की वजह से जो कभी कभी जैसे हमारी बॉडी में इंजरी हो जाती है तो जब भी हम उसको जैसे मुंह से सक करेंगे ब्लड को तो हमें साल्टिश टाइप का सा मालूम पड़ता है। तो इसी एल्कलाइन फ्लूइड की वजह से जो प्लाज्मा है सस्पेंडेड होते हैं RBCs, WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, तो अब इसके बाद में क्या है, प्लाज्मा ये कलरलेस है एंड कंटेन। प्लाज्मा की जो क्वालिटी है, प्लाज्मा में पार्टिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं ये होते हैं। इसके बाद में प्लाज्मा क्या है, इट इज कलरलेस, कंटेन्स लॉट्स ऑफ वाटर एंड प्रोटीन, कलरलेस और लाइट येलो एल्कलाइन इन नेचर। इसका कंपोजिशन प्लाज्मा का जो है वो क्या है कि कंटेन्स लॉट्स ऑफ वाटर एंड मैनी प्रोटीन्स। 92% इसमें वाटर है एंड इट इज़ प्रोटीन। 7 to 8% प्रोटीन इसमें मौजूद है। ओके, प्रोटीन्स एंड 1% इनऑर्गेनिक साल्ट। इनऑर्गेनिक साल्ट्स में जैसे NaCl, NaHCO3 इस तरीके के साल्ट्स भी इसमें मौजूद होते हैं। NaCl, NaHCO3 इस तरीके के साल्ट्स भी होते हैं और कुछ सम ट्रेसेस भी यहाँ फाउंड होते हैं। अदर सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, अमीनो एसिड्स हैं। ओके, अमीनो एसिड्स। तो इस तरीके के कुछ साल्ट भी हैं, इसमें ट्रेसेस भी हैं। ट्रेसेस किस फॉर्म में हैं ये भी मिलते हैं। तो ये सभी इसमें क्या पाए जाते हैं। अब जो सेलुलर एलिमेंट्स हैं, सेलुलर में सेल्स के जो एलिमेंट्स हैं प्लाज्मा में वो क्या क्या हैं, RBC हैं, WBC हैं और क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स हैं। ओके, तो RBC को हम सबसे पहले लेते हैं अपने हमारे सिलेबस में भी है। तो सबसे पहले हम RBC की तरफ बढ़ेंगे। एक चीज़ और, सीरम भी होता है प्लाज्मा में। अब व्हाट इज सीरम, इसी प्लाज्मा में सीरम भी मिलता है। व्हाट इज सीरम, सीरम भी क्या कहलाता है, सीरम प्लाज्मा फ्रॉम विच प्रोटीन फाइब्रिनोजेन हैज़ बीन क्या होता है, रिमूव्ड। वो प्रोटीन प्लाज्मा फ्रॉम विच प्रोटीन फाइब्रिनोजेन हैज़ बीन रिमूव्ड, इट इज कॉल्ड द सीरम। समझ आया क्या आप लोग? तो इसके बाद आगे चलते हैं। सेलुलर एलिमेंट, ब्लड कॉर्पसेल्स और रेड ब्लड सेल्स कह लीजिए। इससे अब हम ब्लड की तरफ चलेंगे। ओके, तो चिल्ड्रन अब हम देखेंगे RBCs को। रेड ब्लड सेल्स, इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, O2 कैरियर भी बोलते हैं। इट्स रेड इन कलर, एरिथ्रो मीन्स रेड। यस चिल्ड्रन, तो फिर अब हम अभी देखेंगे RBCs, इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं और O2 कैरियर भी बोलते हैं। एरिथ्रो मीन्स रेड एंड साइट सेल्स, तो ये रेड कलर सेल्स हैं
तो इनके जो स्ट्रक्चर होता है वो वाई कॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। डिस्क में जिस तरीके से एक कोई प्लेट होती है जिसका जो अंदर की तरफ तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है डेप्थ में होती है, और साइड के जो कॉर्नर की तरफ होता है वो पोर्शन इसका थोड़ा मोटा होता है, सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन, जिससे कि वो मोर एंड मोर O2 दे कैन एब्जॉर्ब इट। सो बाइकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। वेरी माइन्यूट सेल, ये बहुत ही छोटे सेल्स होते हैं, वेरी माइन्यूट होते हैं, सो दैट दे कैन पास थ्रू द फाइन कैपिलरीज ऑफ ब्लड। तो वेरी माइन्यूट सेल्स, नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसमें होता ही नहीं है। और एक एडल्ट मेल में नंबर ऑफ आरबीसीज जो होते हैं वो होते हैं 5 मिलियन पर क्यूबिक mm, 5 मिलियन पर क्यूबिक mm न्यूक्लियस। एंड जो इसकी संख्या काउंट होते हैं ये आरबीसीज इन एडल्ट मेल में जो काउंट होते हैं आरबीसी के 5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ओके, पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होते हैं। और इसी तरीके से जो फीमेल में होते हैं, ये तो हो गया मेल में, एंड फीमेल में जो होती है इनकी संख्या 4.5 मिलियन, ओके, वही सब पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होते हैं। और इसी तरीके से न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी में नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट देयर। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होता है, एब्सेंट होता है, सो दैट दे कैन स्क्वीज थ्रू द कैपिलरीज, जिससे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, इसकी वजह से दे कैन स्क्वीज थ्रू द फाइन कैपिलरीज। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी एब्सेंट होता है, सो दैट आरबीसी डज नॉट कंज्यूम एनी O2 फॉर इटसेल्फ। क्यों होता है, जिससे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जब एब्सेंट होता है तो आरबीसी जो डज नॉट कंज्यूम एनी O2 फॉर इटसेल्फ, अपने लिए कोई भी O2 ना कंज्यूम कर सके। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन इज मेड ऑफ 2 सब्सटेंसेस। ये हीमो एंड ग्लोबिन, ये 2 पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है या मिलकर बना होता है। एक होता है हेमिन, एंड हेमिन मीन्स आयरन पार्ट, आयरन ये होता है आयरन पार्ट, हेमिन, एंड ग्लोबिन प्रोटीन। इट इज प्रोटीन पार्ट, ओके। तो ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। और इस तरीके से क्या होगा, इट हैज़ एबिलिटी टू कंबाइन विद O2 टू फॉर्म, यही हीमोग्लोबिन जो होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया पहले वीडियो में, कि इसी तरीके से क्या होता है, हीमोग्लोबिन में एक जो पिगमेंट हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होता है, ये कंबाइन होता है O2 के साथ और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये इस अनस्टेबल कंपाउंड है विच गिव O2 टू नीडी टिश्यू। ये हीमोग्लोबिन क्या बनाता है, O2 के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। ये क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल है, और ये क्या रिलीज करता है, O2 को जहाँ कहाँ पे रिलीज करेगा, विच गिव O2 टू नीडी टिश्यू। किसको देता है ये O2 टू नीडी टिश्यू, जहाँ टिश्यूज़ में O2 की ज़रूरत पड़ती है वहाँ ये इसको सप्लाई करता है। इसके बाद जो हमारा है हीमोग्लोबिन CO2 को भी कैरी करता है, पर बहुत कम क्वांटिटी में। और इसको किस रूप में, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, CO2 को भी कैरी करता है, CO2 को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, बट इन लेस क्वांटिटी, ओके।
लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको एब्जॉर्ब करता है। किसको? CO2 को कैरी करता है, पर बहुत कम क्वांटिटी में। और किस रूप में करता है? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। जैसा मैंने अभी पहले भी बताया आपको, ये CO2 के साथ मिलके क्या बना देता है? ये हीमोग्लोबिन प्लस CO2, इधर मैं बता देती हूँ, हीमोग्लोबिन प्लस CO2, ये दोनों मिलके बनाते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ओके, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन करके ये बना देता है इसको, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में इसको बना देता है। अब बेन्स भी O2 को कैरी करती हैं। ओके, ये इसका Hb एंड CO2। ओके, ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है। अब इसके बाद क्या होता है कि बेन्स जो होती हैं वो भी O2 को कैरी करती हैं, बट आर्टरी से कम करती हैं। ओके, जो आर्टरीज होती हैं वही, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो आर्टरीज हैं वही ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, और ऑक्सीजन को कैरी करती है, इट मीन्स के दे एबल और दे कैरी द प्योर ब्लड। प्योर ब्लड मीन्स जहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन होगी, दैट इज कॉल्ड द प्योर ब्लड, और जहाँ पर ऑक्सीजन CO2 होगी, दैट इज इम्प्योर ब्लड। तो जो हमारी है वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो वेन्स जो होती हैं वो भी O2 को कैरी करती हैं, बट आर्टरी से कम। लंग्स में हीमोग्लोबिन 97 to 99% सैचुरेटेड विद O2, और रेस्पिराइन टिश्यूज के अंदर हीमोग्लोबिन 23% O2 को रिलीज करता है। 23% क्या करता है? O2 को, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। उसके बाद जब ब्लड वेन्स में लौटता है तब भी उसके पास 75% ऑक्सीजन होती है। वेन्स, एक ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेन्स जो होती हैं ये भी कैरीज O2, जबकि हमें मालूम है कि जो वेन्स हैं वो केवल CO2 को कैरी करती है। वेन्स भी O2 को कैरी करती हैं, बट आर्टरी से, बट लेस देन आर्टरीज। ओके, आर्टरीज के मुकाबले ये वेन्स O2 को कम मात्रा में करती हैं। लंग्स में हीमोग्लोबिन जो होता है 97 से 99% सैचुरेटेड होता है, कि पहुंचता है लंग्स में। तो इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है? 99 से 97% तक क्या होता है? सैचुरेटेड विद O2। ये क्या होती है? ऑक्सीजन, इसमें बहुत ऑक्सीजन होती है जिस समय ये लंग्स में पहुंचता है। अब सैचुरेटेड विद O2 होते हैं, एंड रेस्पायरिंग टिश्यू के अंदर हीमोग्लोबिन 23% ऑक्सीजन को रिलीज करता है। अब जो रेस्पायरिंग हमारे क्या होते हैं? रेस्पायरिंग ऑर्गन्स में क्या होता है? ऑर्गन्स में लंग्स जो करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन को केवल रेस्पायरिंग टिश्यू के अंदर हीमोग्लोबिन रेस्पायरिंग ऑर्गन्स और टिश्यूज में क्या होता है? ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो होता है ओनली रिलीज 23% O2। ओके, अब ये क्या हुआ कि 99% इसके पास लंग्स में है ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के पास, और क्या है? रेस्पायरिंग ऑर्गन्स और टिश्यूज में क्या होता है? रेस्पायरिंग ऑर्गन्स और टिश्यूज में ये हीमोग्लोबिन केवल 23% ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और उसके बाद जब ब्लड वेन्स में लौटता है,
इसके बाद क्या होगा, आर्टरीज का काम खत्म हो गया। अब क्या हो गया, ब्लड सेचुरेटेड हो गया, ऑक्सीजन आ गया इसमें लंग्स में। इसके बाद जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये ब्लड कहाँ पहुँचे आएगा, ब्लड को सप्लाई करता है कहाँ पर, सप्लाई, ब्लड सप्लाई टू वेन्स। अब ये वेन्स में जब ये ब्लड पहुंच रहा है तो इसके पास जो ऑक्सीजन होती है तो भी 75% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ओके, तो अब भी उसके पास 75% के लगभग ऑक्सीजन वेन्स के में जब पहुंच जाता है ब्लड, तो भी इसके पास इतनी ऑक्सीजन होती है। ये मैंने थोड़े से फैक्ट्स हैं जो आपको कभी आगे हो सकता है काम आ जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में पता नहीं है एग्जामिनर का मूड कौन सी चीज़ कब कहाँ से पूछ लेता है, तो इसलिए आपको सभी चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है। अब ये एक चीज़ और है, ये तो आपका हो गया, वेन्स का हो गया, लंग्स का फंक्शन बता दिया मैंने, रेस्पायरिंग टिश्यू का हो गया, हीमोग्लोबिन का रिलीज कितना करता है लंग्स में जब आता है O2 के साथ, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संग इतना सेचुरेटेड होता है, लेकिन वो रिलीज करता है टिश्यू में 23%। और ये ब्लड सप्लाई जब वेन्स में होता है तो भी ब्लड में 75% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इसके बाद एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहती हूँ आपको, एक जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इस चीज़ को देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। हीमोग्लोबिन हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो Hb है, जो हीमोग्लोबिन है, ये हैज़ ए ग्रेट एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स झुकाव है उसका, एफिनिटी विद CO। CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसकी Hb की बहुत जल्दी जोड़ता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जोड़कर एंड फॉर्मिंग ए स्टेबल एफिनिटी विद CO2 एंड फॉर्मिंग ए स्टेबल कंपाउंड। ये स्टेबल कंपाउंड क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ओके, और इसको हम बोलते हैं HbCO। ये हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ये जो हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, it is very dangerous, okay, this cuts down the capacity of blood of transporting oxygen resulting death। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, cuts down the capacity of blood to transport O2, okay, transport the O2 ऑक्सीजन, और क्या होगा, रिजल्टिंग डेथ। इससे क्या होगा, डेथ भी हो सकती है, O2 रिजल्टिंग क्या होगा, डेथ भी हो जाएगी इससे, ओके। तो इट इज़ वेरी डेंजरस। लाइफ एंड डेथ ऑफ RBC। अब हम देखेंगे कि जो लाइफ एंड डेथ जो होती है RBC की, कितनी लाइफ स्पैन है और कितने दिन तक ये RBC हमारी क्या करती है, सर्वाइव करती है। लाइफ एंड डेथ ऑफ RBC एक एडल्ट में लॉन्ग बोन्स के बोन मैरो में बनती है। RBC कहाँ बनती है, लॉन्ग बोन्स के बोन मैरो में, ओके। बोन मैरो कहाँ है, हमारी
जो बोन्स होती हैं उनके बीच में स्पेस होता है, वहाँ एक फ्लूइड इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड द बोन मैरो। बोन मैरो में लॉन्ग बोन्स के बोन मैरो में प्रोड्यूस्ड होती हैं। कहाँ प्रोड्यूस्ड होती हैं? लॉन्ग बोन्स के बोन मैरो में। लॉन्ग बोन्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि एस रिब्स है, और हमारी क्या है? ब्रेस्ट बोन एंड इलियम ऑफ हिप गर्डल। एंड इलियम ऑफ हिप गर्डल। ओके, तो ये हमारे लॉन्ग बोन्स हैं हमारी बॉडी में, जिसके बोन मैरो में क्या बनता है? हमारे आरबीसीज बनते हैं। ओके, तो ये तो इतना हो गया। अब एम्ब्रायो स्टेज पे जब क्या है? एम्ब्रायो स्टेज पे कौन बनाता है आरबीसीज? एम्ब्रायो जब बेबी है, वो क्या है? मदर के स्टमक में। तो एम्ब्रायो स्टेज पे क्या होता है? कौन बनाएगा आरबीसी? ये लीवर और स्प्लीन में एट या इन एम्ब्रायो स्टेज RBCs are produced in spleen and liver. ओके, स्प्लीन और लीवर में बनती है। 5 साल की उम्र तक आरबीसी हर एक बोन्स के बोन मैरो में बनती है। एट द 5 years of age ये क्या बनती है? हर बोन की ईच बोन 5 ईयर तक, 5 ईयर की एज तक ये हर बोन के बोन मैरो में बनती हैं। और मैच्योर्ड रेड RBCs have no nuclei, but when they are being produced they have one, but later it lost its nuclei. क्या है? ये RBC जो होती है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट, बट जब ये बनती हैं उस समय इसमें न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस होता है, बट लेटर ऑन बाद में क्या होता है? ये न्यूक्लियस क्या होता है? ख़त्म हो जाता है, और दे हैव वन बट लेटर इट लॉस्ट इट न्यूक्लियाई। ये आरबीसी इस न्यूक्लियाई को क्या होते? ख़त्म कर देते। न्यू बॉर्न इन्फेंट हैव ए लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं हैज़ लार्ज नंबर ऑफ RBCs। ओके, जो न्यूबॉर्न में है वो लार्ज नंबर ऑफ RBCs है, अबाउट 6 to 7 million per cubic millimeter, अबाउट 6 to 7 million per mm। ओके, तो ये क्या होती है? 6 से 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। किसमें? न्यू बॉर्न में। अब जब हम सो रहे होते हैं तो 5% RBC जो होती है काउंट वो गिर जाती है। ये 5% लेस व्हेन वी आर स्लीपिंग। ओके, तो इनका कट डाउन हो जाता है। RBC जो होती हैं, RBC जो होती हैं वो 5% गिर जाती हैं व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं। जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या एक्टिविटी करते हैं तो RBC काउंटेज जो होती है वो बढ़ जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इमोशनल अपसेट क्या होता है? RBC एक साथ राइज कर जाएंगी। एबनॉर्मली इंक्रीज the RBC is called
क्या कहलाते हैं, ये भी एक क्या होती है बीमारी समझिए इसको। तो एब्नॉर्मली इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड पॉलीसाइटीमिया। पॉलीसाइटीमिया, ओके, इसको हम पॉलीसाइटीमिया बोलते हैं एब्नॉर्मली। और एक चीज़ और, एब्नॉर्मली डिक्रीज नंबर एज नोन एज इरिथ्रोपीनिया। एबनॉर्मली इंक्रीज तो ये कहलाता है, अब एबनॉर्मली डिक्रीज in the number of RBCs is called, क्या कहलाता है, ओके, ये इसको इरिथ्रोपीनिया कहलाएगा, ओके। इट इज एंड एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन आरबीसी इज अबाउट 120 डेज। लाइफ स्पैन इसका क्या होता है, ये है लाइफ स्पैन 120 डेज का। ये 120 डेज तक क्या होती है, सर्वाइव करती है। एंड पुरानी आरबीसी डेस्ट्रॉय इन द स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो। जो डेस्ट्रॉय कहाँ होंगी, ये डेस्ट्रॉय इन स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो, ओके। तो ये वहाँ जाके क्या होती हैं, डेस्ट्रॉय हो जाती है पुरानी आरबीसी। इनका आयरन पार्ट जो होता है वो लीवर में रिटेन्ड हो जाता है। रेस्ट रिमेनिंग पार्ट एक्सक्रीटेड बाय किडनी एज ए बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन। जो इनका आरबीसीज का जो आयरन पार्ट है वो कहाँ रिटेन्ड होगा, आयरन पार्ट रिटेन्ड इन लीवर, ओके। और जो इसका आयरन पार्ट तो कहाँ हो गया, लीवर में हो गया। और जो रेस्ट रिमेनिंग पार्ट एक्सक्रीटेड बाय किडनी, और रिमेनिंग पार्ट एक्सक्रीटेड बाय किडनी as bile pigment called, क्या कहते हैं इसको, bilirubin. It is called the bilirubin, okay. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में एक एक नंबर में पूछी जा सकती हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ के चलेंगे हम लोग, ओके। तो एक और इसके बाद एक और डिसीज होता है ल्यूकीमिया, ओके, और ब्लड कैंसर। इट इज़ ए डिसीज और ब्लड कैंसर होती है। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ WBC एट द कॉस्ट ऑफ RBC। नंबर ऑफ WBCs increases and RBCs decreases, ओके। तो जब RBC डिक्रीज हो जाएंगी और WBC एबनॉर्मली ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो ये ब्लड कैंसर होता है, इसका ल्यूकीमिया बोलते हैं हम। ऐसे तरीके से जो जानते हैं उसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। एक नॉर्मल एडल्ट में अप्रॉक्सीमेटली आर डेस्ट्रॉय एवरी डे। नॉर्मल एडल्ट में, ये नॉर्मल एडल्ट में जो RBCs है वो डेली कितनी डेस्ट्रॉय होती हैं, वो हैं इतनी RBC डेली क्या होती हैं, डेली डेस्ट्रॉय,
ये रोजाना हमारी क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। 1% ऑफ टोटल एरिथ्रोसाइट डिस्ट्रॉय हो जाती हैं इन एवरी मिनट। ओके, हर मिनट में 1% ऑफ टोटल एरिथ्रोसाइट इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉय एवरी डे, और 1% of RBCs are destroyed. 1% of RBC are destroyed in the body. Every day. 1% of total RBC. ओके, जितनी हमारी बॉडी में है उसकी टोटल की 1% जो होती हैं रोजाना हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके चिल्ड्रन।